हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS हिंदी में। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए, आवाज आ रही है, सब कुछ अच्छा है? हाँ, तो आज की क्लास में हम लोग आज कुछ एक विशेष मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का पेपर आने वाला है और उसमें सीसेट एक बड़ा रोल प्ले करता है। क्वालिफाइंग होंगे तो ही आगे अगले चरण के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। ओके, तो आज हम कुछ हट के बात करने जा रहे हैं कि जैसे कि सीसेट में क्वालिफाई करने का क्या कितने मार्क्स होने चाहिए और उसके बाद से सीसेट में मिनिमम कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, इन सब पे। तो हमारा टैगलाइन आज का आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, यूपीएससी सीसेट में कितने प्रश्न सही होने चाहिए। ओके, हाँ जी हाँ, कितने प्रश्न सही होने चाहिए, ये बात अच्छे से एक बार देख लीजिए। तो फिलहाल मैं अगर बता दूं पेपर का नेचर, तो पेपर का देखिए टोटल हमारे होते हैं 80 क्वेश्चन होते हैं। ओके, पेपर में फिर उसके बाद 80 क्वेश्चन होते हैं और ये 200 मार्क्स के होते हैं। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक क्वेश्चन हो गया 2.5 मार्क्स का हो गया। ओके, एक क्वेश्चन इसमें लिख सकते हैं ईच क्वेश्चन, ठीक है, 2.5 मार्क्स का हो गया। ओके, अच्छा एक और जरूरी बात बता दूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 होती है। अब 1/3 का मतलब ऐसा समझ लो कि अगर मान लो एक क्वेश्चन सही किए और उसके साथ साथ 3 क्वेश्चन गलत कर गए तो आपका पूरा वो क्वेश्चन सही जाएगा, गलत वाले का तो नंबर मिलेगा नहीं, लेकिन जो सही किए वो भी गलत आपका हो जाएगा, उसका भी नंबर कट जाएगा। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग मतलब 3 क्वेश्चन सही, 3 क्वेश्चन गलत, तो एक सही वाला लेके चला जाएगा, उसका भी नंबर साथ साथ। तो इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको। तो फिलहाल मैं बता दूं कि ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। इसमें आपके स्कोर से कोई मतलब नहीं होता कि कितना आप स्कोर किए हो, टॉप किए हो, कि कितने नंबर्स हैं, 80% है, 90% है, 100% है, इससे कोई मतलब नहीं, बहस नहीं है। इसमें मिनिमम एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि उतना आपको लाना ही लाना है। अगर उतना आप नहीं लाएंगे तो आप नेक्स्ट चरण के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, भले ही जीएस पेपर 1 में अच्छा स्कोर हो, बहुत अच्छा स्कोर हो, उसमें टॉप भी किए हो और सीसेट में आप फेल हो गए तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, तो देखिए फिलहाल मैं बता दूं इसमें 3 पार्ट में पेपर आता है, मतलब सब्जेक्ट्स एक तरीके सब्जेक्ट वाइज बांटेंगे तो 3 पार्ट में आता है। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और एक कॉम्प्रिहेंशन हो गया। ठीक है, ओके, MRC, मैथ्स, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। और कॉम्प्रिहेंशन के मैं बता दूं 27 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के और मैथ्स के मिला के 53 क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें वेटेज बढ़ता घटता रहता है, लेकिन मेजर इसमें रोल प्ले करता है मैथ्स का लगभग अगर हर साल का पिछले 3-4 साल का डेटा उठा लूं मैं तो 35 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस होते हैं। ओके, 40 भी होते हैं। और 2000 में अगर 2023 की बात करूं तो मैथ्स के 45 क्वेश्चन थे और रीजनिंग के मात्र 8 क्वेश्चन थे। तो 53 में ये वेरी होते रहते हैं। वो एक अलग पॉइंट है कि क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, मैथ में कितना अटेम्प्ट करना, रीजनिंग में कितना करना और कॉम्प्रहेंशन में कितना करना चाहिए। सर देखो, इसमें इंडिविजुअल कट ऑफ, इसमें इंडिविजुअल ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप टोटल कॉम्प्रहेंशन के बेस पे ही अगर आप 27 के 27 सही कर गए और 27 ही अटेम्प्ट किए तो भी आप क्वालिफाई हैं। ओके, तो एक्चुअली क्वालिफाइंग नेचर देखते हैं, फिर उसके बाद से बात करते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ में इतना मिनिमम करना है, रीजनिंग में इतने सही करने मिनिमम, या कॉम्प्रहेंशन में मिनिमम सही करने, तीनों का मिला के कर सकते हैं या किसी एक से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यूपीएससी कहता है कि 33% चाहिए। ओके, 33% चाहिए, या अगर नंबर में कैलकुलेट हो तो 66 नंबर चाहिए। इसका 200 का 33% अगर निकालोगे तो ये हमारा निकल के आएगा 66 मार्क्स आएंगे। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस बच्चे का नंबर होता है जो सबसे लास्ट क्वालिफाइंग का होता है। तो एक्चुअली बहस ये है कि अटेम्प्ट हमें कितना करना चाहिए। ओके, सही अगर आप एकदम श्योरिटी के साथ कर रहे हो तो 33% क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन नहीं, 33% क्वेश्चन जो निकल के आता है। आप मान लो कि अगर 80 का 33% निकालेंगे तो रफली कहेंगे ये 26.4 के आसपास आएगा। लेकिन आप ऐसा कहो कि 27 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। ठीक है, 27 क्वेश्चन सही करने हैं। ओके, और 27 क्वेश्चन अगर आप सही करोगे तो ये 66 से थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स आ जाएगा। ओके,
तो इतना आपको दिमाग में बैठा के चलना चाहिए। या अगर एक और रफ डेटा करूं कि 80 का मैं अगर 35% थोड़ा सा ज्यादा परसेंटेज कर लूं, 35% कर लूं, तो ये निकल के आता है हमारा 28 क्वेश्चंस। तो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि 28 का तो मिनिमम देख के चलिए कि 28 क्वेश्चन आपको सही करने ही करने हैं, ठीक है। अब अगर मार्क्स में कैलकुलेट किए नेगेटिव वगैरह हटा के तो 66। अब सवाल ये उठता है कि हमारी स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए सर, कि क्या हमें 28 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं चाहिए, कि कुछ ज़्यादा करना चाहिए, कि कैसे हमारा मतलब कितने मिनिमम अटेम्प्ट करने चाहिए, ये थोड़ा सा कुछ इस पर आप चर्चा कर देते तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता। तो देखो मेरा मानना है कि सबसे पहले आपको अपना लेवल चेक करना चाहिए। ओके, लेवल इन केस में कह रहा हूँ कि अगर आपकी एक्यूरेसी मेंटेन है, एक्यूरेसी आप टेस्ट पेपर देते होंगे या कहीं मॉक वगैरह लगाते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि हमारी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। अगर आपकी एक्यूरेसी वास्तव में बहुत अच्छी है ना, बहुत लोगों की एक्यूरेसी होता है कि अगर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो उसमें से 8 + 9 सही हो जाते हैं, 10 के 10 सही हो जाते हैं, तो ये थोड़ी अच्छी एक्यूरेसी मानी जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा कट ऑफ के आसपास भी रहोगे ना, कि ये रहोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। मतलब गट्स है तो 30-32 तक क्वेश्चन भी किए होंगे, 30 तक भी किए होंगे और एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी है, तो आप आराम से निश्चिंत रह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, 28 क्वेश्चन का मार्जिन लिया है, तो उसमें एक गलत भी हो गया तो हम क्वालिफाई हो जाओगे, आप टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। मतलब 30 हो गया, 30 कर लिए, 30 में 1-2 गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है चाहिए, नेगेटिव मार्किंग एक ऐसा दुश्मन है कि वो ये समझ लो कि अच्छे अच्छे लोगों को रोक देता, खींच देता है क्वालिफाइंग होने से। तो इस बात का विशेष ध्यान रहे कि नेगेटिव मार्किंग है वो भी प्रोबेबिलिटी के बेस से देखेंगे। तो अभी तक जो आप जितने इंडियन सिस्टम में पेपर होते हैं ना, सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग आपका है 1/3 बहुत ज़्यादा होता है। 1/3 मतलब मान लीजिए 3 क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गए, मैं शुरू में चर्चा किया था, तो उसमें से अगर गलत हो गए ना तो एक सही वाले का भी नंबर वो लेके चले जाते हैं। तो बड़ा सोच समझ के हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके, कम से कम ही करने, लेकिन सॉलिड करने और विथ एक्यूरेसी हमें करने हैं। तो सवाल ये उठता है कि सर कितना करें, ऐसा इतना भी नहीं है कि एक्यूरेसी हमारा 100% है, बहुत बच्चों का होता है। और इफ आप बच्चे क्या कोई भी अगर एक्सपर्ट भी एक बोले तो वो 100% एक्यूरेसी का गारंटी नहीं ले सकता। इवन मैं भी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं भी पेपर अटेम्प्ट करूं तो मुझे लगता है अगर मान लो मेरे से पूरा हो भी गया पेपर ना, मैं भी अगर मान लो यूपीएससी सेट का पेपर दे रहा हूं, सपोज डेट सब मान लो मेरे से हो गया, तो मैं भी ये नहीं कह सकता कि 100% सही है। क्योंकि देखो क्या होता है, ड्यूरिंग एग्जाम्स बहुत सारी चीजें मैटर करती है। हो सकता है उस समय कुछ चीज आप थॉट प्रोसेस आपका जो होगा उसको आप करेक्ट, जो भी होता है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस समय के अकॉर्डिंग आप उसको सही मानते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आपका सोचने का जो तरीका है ना, एक कॉम्प्रिहेंशन की बात करता हूं, कभी कभी मिसमैच हो जाता है। तो हो सकता है आप वहां एग्जामिनेशन सेंटर में आपको एकदम लग रहा होगा कि हाँ यही सही है, और हो जाता वो गलत। या मैथ्स रीजनिंग की बात करूं तो कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, और आपका बैड लक है तो ऑप्शन मैच कर जाता है, तो आप उसको क्रॉस चेक भी नहीं करते हो। समझ गए? अगर सिली मिस्टेक किया और ऑप्शन मैच नहीं करता तब तो चलो कॉन्शियस अलाउ करता है कि तुरंत अरे मुझे लग रहा है कहीं मिस्टेक हो गई, तो थोड़ा बहुत देख लेता आदमी। कैलकुलेशन में मिस्टेक्स वगैरह होती रहती है, वो सबके साथ होता है, ये ह्यूमन एरर है। लेकिन कोइंसिडेंटली अगर लक अच्छा नहीं है, कहने का मतलब बैड लक है, हावी है आपके ऊपर, तो अगर मान लो ऑप्शन मैच कर गया, और आजकल के एग्जामिनर बड़े होशियार है भाई, वो ऑप्शन भी ऐसे सेट करते हैं, ऐसा नहीं कि रैंडम आसपास का नंबर कुछ भी एक सही लिख दिया, 3 कुछ भी बकवास ऑप्शन लिख दिया, ऐसा नहीं करते। आजकल के एग्जामिनर वो जैसे 4 ऑप्शन दिया है, एक सही है, तो उस क्वेश्चन को देखते हुए एनालिसिस करते हैं एग्जामिनर कि इसके 3 गलत रास्ते क्या हो सकते हैं। मतलब स्टूडेंट क्या गलत, मतलब सोच के यहां पे ऐसी गलतियां कर सकता है, ये सोच के ऐसी गलतियां कर सकता है, ऐसे गलतियां कर सकता है। तो बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि इस तरीके से भी सेट होते हैं कि गलत आप जो सोचोगे ना उसके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन मैच हो जाता है। समझ गए? तो ये मतलब ये समझ लो क्रिएटिविटी और कितनी मेहनत करके पेपर बनाया जाता है। तो अगर मान लो ऑप्शन मैच हो गया, तो आप हो, मैं हूं, कोई भी हो,
हालांकि कॉन्सेप्ट गलत नहीं रखना चाहिए, सिली मिस्टेक से भी अगर गलत हो गया, अगर ऑप्शन मैच कर गया तो आदमी जनरली दिमाग कहता है, इतना प्रेशर होता है दिमाग में कि चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सही है, मैच हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ड्यूरिंग एग्जाम ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन एग्जाम के बाद आप अगर जैसे ही बाहर निकलते हो सेंटर से, मैं उसके बाद से थोड़ा एनालिसिस पेपर करने लगते हो या किसी दूसरे का सॉल्यूशन देखने लगते हो या एक्सपर्ट्स का आप आंसर मैच करने लगते हो, तब समझ में आता है ओहो यहाँ ये गलती कर दी थी मैंने। अब वो अफसोस अगर मान लो एकदम बॉटम पॉइंट पे हो आप, मान लो 28 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन का ही अगर आप मार्जिन लेके चल रहे हो, तो इतना बुरा उस समय लगता है भाई, लगता है कि काश एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेता, थोड़ा अपना बेस्ट दे देता और अच्छे से। समझ गए? तो बहुत सारा नहीं करना है। एक तो सबसे पहले हमें एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि तुक्का वगैरह कुछ नहीं लगाना है। यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज दिख जाते हैं, कैसे ऑप्शन टिक करें, कैसे एलिमिनेट करें। एलिमिनेशन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एलिमिनेशन पे पूरा डिपेंड मत रहा करो आप। बहुत ऐसे बच्चों को देखता हूं कि एलिमिनेशन पे ही डिपेंड रहते हैं, मेथड्स वगैरह इग्नोर करने लगते हैं, ऑप्शन से कैसे हो रहा। अरे भाई यूपीएससी खेल जाएगा किसी साल इमोशन के साथ, अब खेलने तो लगा ही है। कुछ भी ऐसा ऑप्शन सेट कर देगा, ऐसे इस तरीके से सेट कर देगा कि एलिमिनेशन से होगा ही नहीं। समझ पा रहे हो आप? तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से काम करिए, एक्यूरेसी पे काम करिए, और जितना किए बस उतने पे विश्वास रखिए। बस यही सही है तो सही है, बस इसके ज्यादा हम ना तो तुक्का लगाएंगे। अगर दो ऑप्शन में भी अगर श्योरिटी ना हो, मतलब दो, बहुत ऐसा आता कि दो एलिमिनेट हो जाता है, दो रहता है कि इनमें कौन है, तो उसमें भी कोशिश करिए ना टिक करें। समझे? 100% श्योरिटी के साथ वाले को ही टिक करिए, क्योंकि कभी कभी दो ऑप्शन होता है ना, दो ऑप्शन, ऐसे 4-5 भी क्वेश्चन आप कर लिए होते हैं पेपर में, तो उस समय तो लगता है कि चलो मेरा हो गया। एक्चुअली आप काउंट करते हो तो मान लो 32 क्वेश्चन कर लिए, 31 क्वेश्चन कर लिए, तो उस समय लगता है कि चलो 32 क्वेश्चन पर टिक कर लिया, ऑप्शन बबल्स वगैरह भी मैंने फिल कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम यहां हो जाती है मेरे भाई, उसके बाद प्रॉब्लम होती है क्या, कि अगर उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर लेते हो जिसमें दो ऑप्शंस लग रहे थे कि इसमें होगा, कोई एक पे आप वेट ले लिए कि चलो इसी को हम टिक कर देते हैं। मान लो ए बी में आपको चूज करना है कि ए होगा कि बी होगा, तो मान लो आपने ए की तरफ वेट ले लिया। ऐसे 3-4 क्वेश्चन होंगे, तो एक प्रोबेबिलिटी बनता है उस क्वेश्चन का, अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ओके, और दो पे बच गए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 50% की ही बनेगी। हो सकता है सही, हो सकता है गलत भी। जब 50% की प्रोबेबिलिटी बनी, मान लो अगर आप 4 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए और आपका 50% के अकॉर्डिंग होगा, मतलब मान लो अगर होगा, तभी भी 2 गलत हो जाएंगे, तो आप नुकसान में ही रहेंगे। समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा देखो, ऐसे लोग, बहुत लोग कहते हैं कि चलो 10 ऐसे अटेम्प्ट किए, दो ऑप्शन पे 10 अटेम्प्ट किए, ओके, मान लो उसमें 2-3 गलत हो गए। अरे भाई आप बढ़िया सिचुएशन ही क्यों ज्यूम कर, हो सकता है 10 गलत ना हो जाए, हो सकता है 8 गलत ना हो जाए, तो एकदम बेस्ट क्यों अपना एज्यूम कर रहे हो आप कि हमारे साथ एकदम बढ़िया ही होगा? ऐसा क्या आपके अंदर है? ऐसा कौन सा अनोखा भाग्य लेके पैदा हुए, ऐसा कौन सा अवतार लेके पैदा हो गए आप कि आप जो करेंगे वो सही होगा? एजम्पशन बेस मतलब 2 में सेलेक्ट करेंगे, इतना भाग्य सही नहीं, भाग्य के भरोसे ज्यादा नहीं रहना चाहिए भाई। कब पलट जाती है किस्मत पता नहीं चलता। ठीक है? तो कुल मिला के डिपेंड करिए अपने कॉन्सेप्ट्स पे, अपने मेहनत पे और अपने एक्यूरेसी पे, बस इसी पे डिपेंड रहिए, आराम से हो जाएगा। और कुल मिला के देखो, मेरे हिसाब से अगर आपकी एक्यूरेसी मेंटेन है, आपको अगर ऐसा लत नहीं है कि ऑप्शन टिक करने वाला या एलिमिनेट, मतलब आपको 2 में से किसी एक को सिलेक्ट करने वाला, इस तरीके का अगर आदत नहीं है, आप 100% श्योरिटी के साथ आंसर निकाल के करते हैं, तो आपको एक टारगेट बनाना चाहिए कि 35+ क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, मतलब मिनिमम 35। अगर बहुत टफ पेपर आ गया तो 35 ढूंढिए, करिए। इतना तो क्वेश्चन हर हाल में मुझे करना ही करना है, ओके। इसके अलावा फिर हम आगे अगर आता होगा, समय रहेगा तो 2-4 कर लेंगे, नहीं तो ठीक है 35+। लेकिन एक्यूरेसी के साथ 35 सही तो सही, 80 में से 35 ही करना है, मतलब हमें 45 छोड़ने हैं, इस बात का ध्यान रहे। अब 35 का अपने तरीके से आप शिफ्ट बना लीजिए, मे भी हो सकता है 35 आपको करना है तो कॉम्प्रहेंशन का 12-13 ले लीजिए। लेकिन एक और बात मैं बता दूं आपको, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कहते हैं कि सर मैथ्स मेरा स्ट्रांग नहीं है, हिंदी माध्यम की बात कर रहा हूं, तो क्या मैं रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन के भरोसे सी सेट देने जाऊं? तो मेरा मानना है कि आप ऐसा डेयरिंग काम मत करिए। थोड़ा बहुत समय लगता है, मैथ्स के कुछ चैप्टर जरूर पढ़ लिया करें,
या सर कॉम्प्रिहेंशन छोड़ दे, मैथ रीजनिंग के भरोसे ही चले जाएं क्या? बहुत ऐसे बच्चे ऐसे भी मिल जाते हैं मेरे लिए जिनकी अच्छी होती है, ओवर कॉन्फिडेंस, हाईली ओवर कॉन्फिडेंट, कि सर कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सर मैथ रीजनिंग के भरोसे चले जाते हैं, मैथ रीजनिंग के तो मेरे हो ही जाते हैं। समझ गए? यूपीएससी कब किस पार्ट पे फोकस करके उसको टफ बना दें कोई नहीं कह सकता। और आपको पता है कि यूपीएससी का अगर आप पहले से ग्राउंड रियलिटी जानते हो और ट्रैक रिकॉर्ड उनका देखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं है इस मामले में, हमेशा सरप्राइज करते हैं। स्टूडेंट कुछ और पढ़ के जाता है, मतलब यूपीएससी कुछ अलग तरीके का अप्रोच कहता है कि ये फॉलो करो, हर बार सरप्राइज करता है कहीं ना कहीं। तो कुल मिला के कम ही पढ़िए, लेकिन सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़िए। और वही बच्चे ज्यादा सेफ होते हैं कि जो थोड़ा सा इसमें ऐसा पैटर्न बनाते हैं कि थोड़ा इसमें से कर लेंगे, थोड़ा इसमें से कर लेंगे, थोड़ा इसमें से कर लेंगे, तीनों में से थोड़ा थोड़ा करेंगे, हमारा हो जाएगा। किसी एक के भरोसे ना जाइए या किसी दो के भरोसे मत जाइए, क्या पता कॉम्प्रिहेंशन बहुत लेंदी दे दे, या मान लो इकोनॉमी के ही कॉम्प्रिहेंशन लिख दें बहुत सारे, या साइंस टेक के जो आपका कमजोर है सब्जेक्ट। कॉम्प्रिहेंशन भी तो टॉपिक्स होते हैं ना, मान लो इकोनॉमी आपका कमजोर है, इकोनॉमिक पे ही लिख दिया। मान लो आपका साइंस टेक कमजोर है, या मान लो करंट की इश्यूज कुछ नहीं पता, या इनडायरेक्ट नेगेटिव कॉम्प्रिहेंशन दे दिया। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं कॉम्प्रिहेंशन में भी। कभी कभी ऐसे इरिटेटिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं कि पढ़ने पे लगता है क्या ही है फालतू में दे रखा है, दिमाग खराब अलग से होता है। एक तो सबसे बड़ी बात कि अगर 2 घंटे में आप कॉम्प्रिहेंशन सोच रहे हैं कि 27 के 27 सही करके आएंगे, तो ये भी बेवकूफ़ी हो गई, क्योंकि बहुत लेंदी होता है ये। हाँ, इसके 12-13 ढूंढिए जो सरल है, साधारण है, जिस पे आपको कंट्रोल है, 12, 13, 15 कर लीजिए। अच्छा, वो अलग पार्ट है कि कितना अटेम्प्ट, किस में से कितना अटेम्प्ट करें, वो मैं किसी और ऐसे ही किसी क्लास में लेके चलाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इतना आपको सुझाव दूंगा कि थोड़ा इसमें से, थोड़ा इसमें से, थोड़ा इसमें से, और 35 प्लस 28, 27 ये सब छोड़िए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ये छोड़िए, बेस मत सोचिए। वहां से अगर गिरेंगे ना, जैसे एकदम विन और एक होती है ना विन एंड हार और जीत वाली सिचुएशंस होती हैं, तो देखो हार जीत वाली सिचुएशन एकदम अगर बाउंड्री लाइन पे खड़े हो ना, तो अगर थोड़ा सा इधर उधर प्लस पैर स्लिप हुआ तो हार ही जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में ना हो, जीत की तरफ बढ़िए, थोड़ा ज्यादा कदम बढ़ा लीजिए कि थोड़ा पैर फिसले भी तो संभलने का मौका मिल जाए। इनकेस 35 प्लस लेंगे तो 2-4 सिली मिस्टेक भी होंगे, गलतियां भी होंगी, तो कोई बात नहीं, ये सियोरिटी रहेगा कि हाँ ठीक है हमारा। और 35 ज्यादा नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन में मैं बताता हूँ, कॉम्प्रिहेंशन में 12-13-14 का टारगेट बनाइए, रीजनिंग पूरा करने का टारगेट बनाइए, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है कि यूपीएससी हमेशा सरल पूछ रहा है, ठीक है, पूछता है। तो रीजनिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा करिए, फोकस करिए कि रीजनिंग हमें ज़्यादा पढ़ना है, रीजनिंग का पूरा करना है। तो पूरा का पूरा करोगे तो ये भी 12-13 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। फिर मैथ्स का रिमेनिंग, समझ गए, खूब आराम से हो जाएगा। ऐसे करोगे तो 30-32 भी कर लोगे ना, तो सही सही करके आओगे, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें। क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा करने की आदत होगी ना, तो सबके सिंपल क्वेश्चन ही ढूंढ के आप करोगे। किसी दो के भरोसे रहोगे तो अब इसका सिंपल टफ सब करना पड़ेगा आपको, टफ क्वेश्चन भी इसका करना पड़ेगा, इसका सिंपल क्वेश्चन भी कॉम्प्रिहेंशन का करना पड़ेगा। तो टफ में चांसेज होते हैं कि गलतियां होने के। रीजनिंग का भरोसे रहेंगे तो सिंपल टफ के अगर पूरे भरोसे रहेंगे, मान लो इसी के भरोसे रहे तो इसके सिंपल भी करने पड़ेंगे, टफ भी करने पड़ेंगे। समझ पा रहे हो आप? अगर 2 के भरोसे रहो तो इस तरीके की सिचुएशन बनती है। तो इसका दोनों का दोनों करना पड़ेगा। टफ में चांसेस हो सकते हैं कि ना हो, या हो सकता है गलत हो जाए आपसे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप तीनों के भरोसे रहेंगे तो सिंपल इसका भी ढूंढिए करिए, सिंपल इसका भी ढूंढिए करिए, सिंपल इसका भी ढूंढिए करिए, मतलब सिंपल सिंपल सिंपल, तो आपके चांसेस अच्छे बन जाएंगे। समझ गए? तो कुछ इस तरीके से देखिए, क्वालिफाइंग नेचर वगैरह। और नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रहे भाई, कभी कभी उसमें फ्लो में बच्चे मान लो 30, बहुत ऐसे बच्चे आते हैं कि 30 कर लेते हैं, उसके बाद से कहते हैं कि चलो 5-6 तुक्का लगा देते हैं, या ऐसे थोड़ा सा एलिमिनेट करके 2 पे अगर होता है तो उस पर टिक कर देते हैं। तो ऐसे भी लड़के फंस जाते हैं कभी कभी, ध्यान रहे। और अपने को सबसे पहली बात कि अपने को ये मान के चलो कि मेरा भाग्य बहुत साथ नहीं देता। समझ गए? भाग्य के भरोसे मत बैठो भाई, क्योंकि कब धोखा मिल जाता है कोई कुछ कह नहीं सकता इसको लेके, ठीक है। अगर लक साथ दिया ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं कह दूंगा प्योरली उसके भरोसे मत बैठो प्लीज, ओके। तो फिलहाल मैं आपको 1-2 और बातें बता देता हूं मेरे भाई, कि देखिए हमारा ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रहा है, बेहतरीन सेल चल रहा है, ओके।
और ये हाईली डिस्काउंट के साथ ये बैचेज हमारा प्रीलिम्स इंटरव्यू तक का अवेलेबल है। और प्रीस इंटरव्यू तक के बैच में एनरोल करने के लिए आपको बस क्या करना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा मेरे भाई, तो आपको वीटी लाइव कोड यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। और ये आप देख रहे हो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये अवेलेबल है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये डेट आप ध्यान रखिए कि 15 अप्रैल तक ही लास्ट डेट है इस बैच में एनरोल करने के लिए। 15 तक आप कर सकते हैं, वैलिडिटी है, इसके बाद फिर से प्राइस बढ़ जाएंगे। ओके, जीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स इंटरव्यू तक, इसमें आपको पता है कि पूरा प्री से इंटरव्यू तक स्टडी आईक्यू आपका साथ देता है। ओके, अब ये हो गया, तो ये हमारा इसमें सी सेट इंक्लूड होता है। सी सेट का अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें इंक्लूडेड है। ओके, अच्छा, ये इंग्लिश दोनों में अवेलेबल भी है और भी है। बाकी मैं हिंदी बैच की बात कर रहा हूँ और हिंदी में मैं पढ़ाता हूँ। ओके, सी सेट ओके इंक्लूडेड होता है। लेकिन हाँ, डिस्काउंट लेने के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए आपको अगर इस प्राइस पे लेना होगा तो वीटी लाइव कोड यूज करें, ठीक है। अच्छा, एक और तरीके का इसका इसी बैच का है, ये देखिए, ये बुक्स के साथ है। वो बुक विदाउट बुक था, ये बुक के साथ है। और बुक के साथ लेंगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आपको बुक्स मिल जाएंगी बहुत सारी। इसका भी डेट वही है, 15 अप्रैल है। ध्यान रहे, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है, तो 15 या 15 से पहले आप इंश्योर हो जाएं कि इस बैच में एनरोल हो जाए। अगर आप ऑलरेडी हैं एनरोल, अगर किसी को कोई पूछ रहा है आपसे, आपको विश्वास है स्टडी आईक्यू की टीम पे, वैसे तो होगा ही क्योंकि इतनी मेहनती टीम है। ओके, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं, बता दीजिए कि अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर के थ्रू आप ले सकते हैं इस बैच को। तो वीटी लाइव है, वीटी लाइव कोड है हमारा, ठीक है। वीटी लाइव कोड का यूज करके आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। ओके, लेकिन ध्यान रहे कि 15 अप्रैल लास्ट डेट है इससे पहले या 15 तक आप इस बैच में एनरोल कर लीजिए। सी सेट इंक्लूड है, सी सेट को आपको अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर आपको सी सेट का भी अलग से चाहिए तो उसके लिए भी है मेरे भाई। सी सेट 60 दिनों का कोर्स है, मार्च बैच है। ओके, वीटी लाइव कोड यूज करके इसमें भी एनरोल कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। जैसे ये वहां पे बहुत सारे सजेस्टेड होते हैं, कोड होते हैं, लेकिन आप वीटी लाइव कोड यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, उनसे ज्यादा मिल जाएगा जो वहां पे कोड अवेलेबल होंगे। ओके, ये भी, इसका भी डेट ध्यान रखिए, 15 अप्रैल तक ही है। इसके बाद आपको फिर से महंगे बैच खरीदने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी इस ऑफर को ग्रैब करिए। अगर ओनली सी सेट का करना है तो कोर्स है। सी सेट का आपको पता ही है कि कैसे पढ़ाया जाता है, ये एकदम सीक्वेंस में पढ़ाई जाती हैं चीजें, एकदम मक्खन जैसा समझ में सब कुछ आता है। ओके, तो एक एक चीज को आप, बाकी अगर आपको कोई और परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप नीचे पट्टियों पे नंबर्स चल रहे हैं, उस पर आप कॉल करके बाकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बैचेज के बारे में। मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना बता देता हूं कि मेरा ईमेल आईडी है विनीत VINEET विनीत.तिवारी @studiiq.com। ठीक है, ठीक है, ये हमारा कोड है, या मेरा विनीत तिवारी मैथ्स VINEET विनीत तिवारी मैथ्स, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे भी आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इस पे भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, डाउट्स वगैरह कुछ भी हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसे ही किसी मस्त शानदार सेशन में जल्दी मिलते हैं हम। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।